बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज कौमी असम्बली के इजलास में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने शाह महमूद कुरैशी, जो कि एक बहुत बड़ी गद्दी के गद्दी नशीन हैं मुल्तान से, उनका जो है ना कच्चा छट्टा खोल के रख दिया, बता दिया कि ये भाई साहब जो हैं इनकी सियासत सारी क्या है, सियासत कम है और साजिश ज़्यादा है। ये एक्चुअली उनकी सारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब था जो कि बिलावल साहब ने वहाँ पर पेश किया। बिलावल साहब का कहना ये था कि इमरान खान को ये पता ही नहीं है कि ये शाह महमूद कुरैशी क्या चीज़ है। मैं तो छोटा सा था जब से इनको देखता आ रहा हूँ और मैंने देखा है कि ये जी भुट्टो के नारे लगाते थे। मैंने देखा है कि अपनी वजारत को पक्का करने के लिए ये अगली बारी फिर ज़रदारी का नारा लगाते थे। और मैं इमरान खान से कहूँगा कि वो ISI से कहकर इनके फ़ोन टेप करवाएं, क्योंकि ये जब हमारे वज़ीर ख़ारजा थे तो ये दुनिया भर में कहते फिरते थे कि जनाब यूसुफ ज़गिलानी को हटा के मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए। तो ये इनकी एक्चुअल सूरत हाल है, इसीलिए हमने इनको वज़ारत ख़ारजा से हटा दिया था। ये सारी गुफ्तगू है जो बिलावल साहब ने की है। और दूसरी साइड से शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा है कि जनाब ये तो बच्चा है, बच्चे को 2 पर्चियाँ दे दी जाती हैं तो फिर ऑटो पे लग जाता है और बोलना शुरू कर देता है। तो इस तरह की सारी गुफ्तगू जो है वो चलती रही। एक मौके के ऊपर बिलावल भुट्टो ने बाकायदा तौर पर मुंह पे हाथ फेर कहा कि मैं देखता हूँ कि इमरान खान तकरीर कैसे करते हैं, और स्पीकर साहब अगर आपने हमारे साथ अच्छा बिहेव ना किया तो फिर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, मैं देखूँगा इमरान खान तकरीर कैसे करते हैं। जिसके बाद स्पीकर साहब की भी टोन बोगी डिग गई। उन्होंने फौरी तौर पे कहा कि नहीं आप देखें, अपनी बात कंप्लीट करें। साथ ही स्पीकर साहब जो है ना, उनका वो रवैया जो है सारा वो नॉर्मल होना शुरू हो गया, क्योंकि ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब ने तकरीर करनी है और तकरीर के लिए ज़रूरी है कि माहौल ऐसा रहे कि जनाब इमरान खान साहब अपनी बात कर सकें। इस हवाले से भी मेरे ज़राए ये कहते हैं कि जब ये सारी गुफ्तगू हुई तो उसके बाद स्पीकर ने अपोजिशन के लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि देखें खान साहब की तकरीर है तो वो करने दी जाए, तो हम आपकी भी तकरीर होने देंगे। तो जिस पर अपोजिशन ने कहा कि अगर इमरान खान साहब अपोजिशन के ऊपर तनकीद नहीं करेंगे तो तकरीर करते रहें, लेकिन जहाँ पर वो हमारे कायदीन के ख़िलाफ़ कोई इधर उधर की बोंगी मारेंगे तो फिर हम आगे से उसका रिस्पॉन्ड करेंगे। ये बात हुई है। बार इमरान खान साहब की तकरीर भी होनी है जिसका मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी तक तकरीर नहीं हुई। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना, ये एक ऐसे करैक्टर हैं सियासत के अंदर जो बहुत बदनाम हो चुके हैं। यानी ये इसलिए बदनाम हो चुके हैं कि ये पहले हुआ करते थे मुस्लिम लीग में, जनरल ज़िया के दौर के अंदर 85 की असम्बली में ये वज़ीर ख़जाना थे पंजाब के। उसके बाद फिर ये पीपल्स पार्टी में चले गए, पीपल्स पार्टी में रहे और काफ़ी अर्सा पीपल्स पार्टी में रहे, पंजाब के सदर भी बने। और पंजाब के सदर जिस तरह से बने वो भी एक साजिश थी, मैं आपको उसका भी आज खुदा खोल देता हूँ। ये सदर ऐसे बने कि कासिम ज़िया साहब जो थे उन्होंने वहाँ पर कोई अपना जलसा रखा हुआ था किसी जगह के ऊपर, जिससे यूसुफ ज़गिलानी साहब जो हैं वो एग्री नहीं करते थे कि वहाँ पर जाके आप जलसा करें या तंजीमी इजलास रखें। तो जिस पर यूसुफ ज़गिलानी साहब ने बेनज़ीर भुट्टो से कहा कि या कासिम ज़िया सदर रहेगा या मैं पार्टी के अंदर रहूँगा। तो ये एक ऐसी सूरत हाल बेनज़ीर साहबा के लिए बन गई कि उन्होंने फिर कासिम ज़िया से कहा कि देखो तुम मेरे भाई हो तो ओहदा तुम्हारे लिए क्या अहमियत रखता है, तो तुम मेहरबानी करो मुझे थोड़ा सा रहने दो, इसको ज़रा डील कर लेने दो, तो तुम हट जाओ। तो उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब इस दौरान ऑलरेडी साजिशें कर रहे थे और वो कर भी रहे थे यूसुफ ज़गिलानी साहब के साथ मिलकर के मुझे सदर बना दीजिए पंजाब का किसी तरीके से। तो वही साजिश थी जिसके नतीजे में यूसुफ ज़गिलानी साहब जो हैं वो काफ़ी वज़ादार आदमी हैं। यूसुफ ज़गिलानी साहब ना, वो उस वज़ादारी में कि यार ये मेरा मुल्तान का भाई है, मेरा कुरैशी भाई है, मेरा एक पुराना सियासी खानवादा है, हमारा मिलते मिलाते हैं, तो वो थोड़ा सा इनकी साइड ले रहे थे। फिर एक छोटी सी एक बात हुई कि वो वहाँ पर नहीं चाहते थे यूसुफ ज़गिलानी साहब के वो जलसा करें जाके, तो उस पर एक छोटा सा इशू बना जिस पर गिलानी साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए और फिर उन्होंने उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए शाह महमूद कुरैशी साहब ऑलरेडी चूँकि प्लान कर रहे थे साजिश, तो वो सदर बन गए। ये सारा वाक़या जो है ये मैंने तब भी रिपोर्ट किया था जब कासिम ज़िया साहब को चेंज किया गया था कि वो चेंज क्यों हुए थे। अच्छा, अब ये इनकी आदत है, ये हर एक से मुफाद लेने के बाद उसके ख़िलाफ़ साजिश शुरू कर देते हैं।
अब वो वक्त गुजर गया, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए, ये वज़ीर ख़ारजा बन गए, तो हमें अच्छी तरह से इल्म है, जो भी रिपोर्टर पीपल्स पार्टी को या उस वक्त हुकूमत को डील करते थे, उनको कवर करते थे, उनको इस बात का इल्म है कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उस वक्त भी लोगों के साथ जाकर ये बातें करते थे कि यार ये गिलानी साहब किस तरह के आदमी, ये प्रॉपर डिफेंड ही नहीं करते। ये पीपल्स पार्टी के हलकों में जाकर बाकायदा कहा करते थे कि देखें यार फ़लाँ सहाफ़ी है ना, वो जरदारी साहब के ख़िलाफ़ छापता है, तो ये जो साहब हैं गिलानी साहब, ये उनको 7 साल लिए फिरते हैं तो उनके ख़िलाफ़ कुछ करते नहीं हैं। तो ये इस किस्म की गुफ्तगू करते थे। मतलब ये था कि इन किसी पास ला के थे, मैं बड़ा सोना, मेरा रंग भी चिट्टा है, तो मुझे जनाब आप वज़ीर-ए-आज़म बना दें। आज वही बात जो है वो सेकंड कर दी है एक तरह से बिलावल साहब ने, कि ये इस तरह की गुफ्तगू करते थे, जिसके नतीजे में इनको जो है ना हमने वज़ारत ख़ारजा से हटा दिया था और उनसे कहा था कि आप पानी बिजली की वज़ारत ले लें। ये बिलावल साहब ने तो नहीं बताया, ये मुझे ज़ाती हैसियत में पता है कि इन्हें पानी बिजली की वज़ारत लेने के लिए कहा गया था, या इस तरह की और 1-2 वज़ारतें थी, कहा था कि आप इनमें से कोई ले लें, तो उनको हटा दिया गया था। फिर हिना रबानी खर साहबा जो है वज़ीर ख़ारजा बनी थी। तो ये एक सारा सिलसिला है जो कि इनका शाह महमूद कुरैशी साहब का चलता चला आ रहा है। अच्छा, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनका एक और वाक़या मुझे याद आ गया, वो बड़ा दिलचस्प है। 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान आई तो वहाँ पर बम धमाका हुआ, 2 धमाके हुए, जिसमें सैकड़ों लोग शहीद हो गए और सैकड़ों ही ज़ख्मी हो गए। उनमें जो शहीद हुए उनमें लाहौर के भी 3 लोग थे। ये मालीपुरा का इलाका है, ये करीम पार्क के पास थोड़ा सा रावी रोड की साइड पे जाके, वहाँ पर का भी एक कारकुन था पीपल्स पार्टी का, और वो अकेला बच्चा था घर में, उसका एक बूढ़ा बाप था और बस और कोई नहीं था, बाप था और बेटा था। तो बेटे की डेथ हो गई। ये जब खबरें यहाँ से शाया हुई तो बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने फ़ोन किया शाह महमूद कुरैशी साहब को कि आप सदर हैं पंजाब के, उस बच्चे के घर जाएँ, उनकी माली मदद भी करके आएँ और उसके बाप के आंसू पहुँच के आएँ, उनका बंदोबस्त करके आएँ कि उनकी ज़िंदगी में कोई माली मुश्किलात ना आएँ। तो शाह महमूद साहब आ गए, मीडिया को उन्होंने साथ लिया और वहाँ पर चल पड़े। अब उस मौके पर ज़ाहिर है मैं भी साथ ही था। तो शाह महमूद साहब ने वहाँ पर जाकर जब उसको दिलासा दुलूसा दे दिया तो वो मलिक साहब थे उनके साथ, और मलिक साहब ने उनसे कहा, वो पीपल्स पार्टी के ओहदेदार थे उस वक़्त, बाद में सलमान तसीर के साथ वो एडवाइज़र भी रहे हैं उनके। तो उनसे पूछा शाह ने कि आपकी जेब में कोई पैसे हैं? तो वो मलिक साहब ने हैरान हो कहा, जी मेरी जेब में 5000 रुपये। तो उन्होंने कहा मुझे 5000 दें। उनसे 5000 रुपये लेकर तो वो बुज़ुर्ग जिसका एक नौजवान बेटा शहीद हो चुका, जो कि जमहूरियत की खातिर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर चुका, और उस बुज़ुर्ग का कोई और वारस नहीं, उसका और कोई कमाने वाला मौजूद नहीं था, शाह महमूद कुरैशी साहब ने उसकी जेब में 5000 रुपये डाला। ये मंज़र मैंने देख लिया, आके उसको रिपोर्ट कर दिया। फिर शाह महमूद साहब मुझसे बड़े नाराज़ हुए कि आपने क्या किया। मैंने कहा सर, आप जनूबी पंजाब के इतने बड़े गद्दी नशीन, आप इतने बड़े ज़मींदार, आपके ख़ानदान की इतनी सारी ज़मीनें और आपकी आमदनी का कोई हिसाब ही नहीं है। यानी शाह महमूद साहब जब गद्दी पे बैठते हैं तो फिर पता नहीं सोने के बर्तन भी लोग कहते हैं पेश करते हैं, चांदी के बर्तन भी पेश करते हैं, और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ज़ाहिर है इनको पीर मानते हैं, तो अपने पीर के ऊपर वारते चले जाते हैं। तो मैंने कहा सर आपने 5000 रुपये दिया? नहीं यार, वो एक्चुअली मैं पैसे नहीं लेके गया था। अब ये हैं शाह महमूद कुरैशी साहब कि आपने जब खुद दर्शन करवाने हों तो लोगों की पहले चेक करवाते हैं कि इनकी जेबों में नजराना देने के लिए पैसे हैं कि नहीं हैं, और जब आपने किसी की तरफ जाना है और उस बंदे की तरफ जाना है जो आपकी पार्टी के लिए अपनी लीडर की खातिर शहीद हो गया और उसने जान दे दी, तो जब आप उनके घर जाने लगे तो आपने चेक ही नहीं किया कि मैंने उसकी माली मदद करनी है तो कितनी करनी है और कैसे करनी है, और चेक बुक आप लेकर नहीं गए। एक अजीब सूरत हाल है इनके हवाले से। बहर अदरवाइज़ शाह महमूद कुरैशी साहब जब किसी से मिलते हैं तो उनकी बड़ी डिसेंट तरीके से मिलते हैं, बड़ी उनकी गुफ्तगू जो है वो नपी तुली होती है, और बड़े एक मुख्तात अंदाज के साथ लोगों के साथ वो राब्ते रखते हैं। लेकिन बहरहाल वो एक ज़ाती ज़िंदगी में बहुत अच्छे इंसान हैं, इसमें कोई शुबे की बात नहीं, लेकिन सियासी किरदार की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, जब ये पीपल्स पार्टी से वो निकल गए, यानी उन्हें वजारत का हलफ नहीं लेने दिया गया, और उसके बाद जो वजारत ख़ारजा मांग रहे थे उन्हें नहीं मिली,
तो फिर उन्होंने रेमंड डेविस का एक कतबा उठा लिया कि हाँ है रेमंड डेविस जो है ना उसको छोड़ दिया गया, और फिर जरदारी साहब के ख़िलाफ़ एक बड़ी बड़ी लंबी तकरीरें और गुफ्तगू शुरू हो गई, और जनाब इन्होंने बड़ी बातें करनी शुरू कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी। बल्कि ये मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये कहकर इन्होंने बाकायदा कॉलम लिखवाए, इस किस्म की सुर्खियां जो हैं वो अखबारात में निकलवाई उस वक़्त कि एक और भुट्टो आ गया। असल में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे तो उन्होंने अपनी, वो भी वज़ीर ख़ारजा रहे थे, तो ये कहते थे वो भी वज़ीर ख़ारजा थे, मैं भी वज़ीर ख़ारजा। उसने उस वक़्त के जो हैं हुक्मरान के ख़िलाफ़ वो किया था अलम बगावत बुलंद, तो मैं इनके ख़िलाफ़ कर रहा हूँ, तो मुझे भुट्टो से तशबीह दी जाए। तो ये अपने आप को कद ऊँचा करने की कोशिश करते रहे सियासी एतबार से। बहरहाल हुआ ये कि फिर वो वक्त आया कि आज जो शहबाज शरीफ साहब हैं या नवाज शरीफ साहब हैं उन पर बड़ी तनकीद की जाती है, शाह महमूद साहब भी करते हैं, सियासी मुखालफ हैं ज़ाहिर है। लेकिन सोचना चाहिए इंसान को यार कि जब आपको कोई पार्टी मुँह नहीं करा रही थी, आपको पीपल्स पार्टी ने ठुड्डा करा दिया था और तहरीक इंसाफ अभी आपको ले नहीं रही थी, तो आप मॉडल टाउन के चक्कर लगाया करते थे। और शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात के लिए आपने जितने जतन किए, वो लोग ज़िंदा भी हैं, हयात भी हैं और मौके पर भी मौजूद हैं, ठीक है, जो ये बताया करते थे कि शाह महमूद साहब किस तरह से तरले करते थे कि शहबाज शरीफ मुलाकात कर ले। उसके बाद फिर क्योंकि शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे उस वक़्त भी, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने इनकी नवाज शरीफ साहब से मुलाकात करवाई थी और उसकी तस्वीर भी जारी हुई, और फिर उन्होंने कहा जी मैं सोच के ज़रूर बताऊंगा। और फिर हुआ क्या कि असल में जो बात थी वो ये थी कि पंजाब की वजारत आला मांगते थे उनसे। अब जाहिर है कि अगले इलेक्शन में पंजाब की वजारत आला शहबाज शरीफ दे होंगे, तानू कि वेले बड़ी जब इन्हें यकीन हो गया कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, और ना ही नवाज शरीफ ने इस किस्म की कोई इन्हें लिफ्ट करवाई, और नवाज शरीफ ने करवानी भी नहीं थी, क्योंकि उस वक़्त तक जब तक ये मामला चल रहा था तब तक मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान एक पैक्ट था, जो पैक्ट ये कहता था कि जनाब 2013 के इलेक्शन से पहले तक, यानी जब असम्बली की मियाद ख़त्म होने के करीब आए तब आप एक दूसरे के रकान जो हैं या मेंबर जो हैं उनको तोड़ भन लेना, लेकिन उससे पहले नहीं ऐसा किया जाएगा। लिहाजा नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इनको उस वक़्त टरखा दिया था कि नहीं यार हम ये नहीं कर सकते। बहरहाल बाद में इन्होंने तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया, वहाँ पर भी इनकी नहीं बनी। ये जो हैं वो जवेद हाशमी साहब के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे, उनको वहाँ से उन्होंने रुखसत करवाने में फाइनली कामयाब हो गए, और ख़ुद जो है अब वो फिर जहांगीर तरीन साहब रह गए थे, इन्होंने तरीन साहब के ख़िलाफ़ साजिशें की, और फिर तरीन साहब के ख़िलाफ़ अब ये खुल के बोलते भी हैं क्योंकि तरीन साहब पार्टी का हिस्सा नहीं रहे एज सच। तो अब जो है ना वो वजारत ख़ारजा इनको खुसने का या छिन जाने का एक खौफ है अंदर, जिसके चक्कर में ये हर वक्त इमरान खान की इस हद तक खुशामद करते हैं कि अगर इमरान खान को ख़ुद मौका मिले अपनी खुशामद करने का तो ये ख़ुद भी वो इस तरह की नहीं कर सकते। बताने वाले बताते हैं कि ये इस किस्म की खुशामद करते हैं। आज भी जो मामला शुरू हुआ वो इसी किस्म की बात से हुआ था, जब बिलावल साहब ने असद कैसर साहब से कहा कि जनाब आपने 172 वोट पूरे नहीं थे तो आपने वो गिनती नहीं करवाई हमारे एतराज़ के बावजूद, तो ये आपने गलत किया, आपको रूल्स को फॉलो करना चाहिए था। इमरान खान के पास 172 वोट नहीं है, कल ये हकीकत खुल जानी थी, लेकिन आपने हम मेरे कहने के बावजूद उस पर वो नहीं करवाया। रूल्स को लेकर चलें, रूल्स को लेकर चलें। तो इस पर शाह महमूद साहब ने रिप्लाई किया और शाह साहब ने कहा कि जनाब मैं ये बताना चाहता हूँ कि रूल्स की बात करने वाले जो हैं वो सिंध को जाके देखें, और सिंध में जो हालात हैं उनको जाके देखें। वहाँ पर तो अपोजिशन को बात ही नहीं करने दी जाती, वहाँ पे बैन कर दिया गया है। अगर यहाँ पर अपोजिशन रोला रप्पा डालेगी तो फिर हम भी रोला डालेंगे, हम दबेंगे नहीं। इस किस्म की गुफ्तगू हुई, जिसके बाद बिलावल साहब उठे और फिर बिलावल साहब ने इनका कच्चा छट्टा खोलना शुरू कर दिया कि ये क्या क्या करते रहे। और जो सबसे अहम बात उन्होंने की, अगर उसके ऊपर इमरान खान ने अमल कर लिया तो आप यकीन करें कि फिर शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना उन्होंने दिन थोड़े रह गए PTI दे विच, अगर उन्होंने उस पर अमल कर लिया जो बिलावल साहब ने कहा। बिलावल साहब ने ये कहा कि जनाब आप ISI से कहें इनके फ़ोन टैप करें, इनकी ज़रा चेक करें मूवमेंट को। तो मतलब उनके कहने का ये था कि आपको पता चल जाएगा कि ये आपके ख़िलाफ़ भी बातें करते फिरते और कहते हैं ये तो जाने वाला वज़ीर आज़म है। अच्छा, ये बात मतलब पिछले
एक डेढ़ साल में कई लोगों ने मुझे बताई है, बल्कि वो सारे साफ़ी को बताते हैं। मैं को बहुत ख़ास थोड़ी हैं। असम्बली में जाएं, सियासतदानों से मिलें, आप लोगों से राब्ते में रहें, तो जो लोग पावर कॉरिडोर्स में आने जाने वाले हैं तो वो आपको बता देंगे कि शाह महमूद साहब जो हैं वो इसी चक्कर में हैं कि किसी तरह ये फॉरेन फंडिंग केस में नाहल हो जाए, किसी तरह ये बनी गाला के केस में नाहल हो जाए, या किसी तरह इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आ जाए, या जो वो लाने वाले हैं उनके और इनके दरमियान को रोला पड़ जाए तो मेरी लॉटरी निकल आए। ये इस किस्म की जो है ना, ये उनके बारे में ये एक तासुर आम है शाह महमूद साहब के बारे में कि वो चाहते हैं कि वो टॉप पे रहें, यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाए। और पता नहीं जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर वो बन गए, वैसे तो इस मुल्क में अगर इमरान खान वज़ीर आज़म बन सकता है तो शाह महमूद साहब तो ज़ाहिर है उनका तो एक पूरा सियासी बैकग्राउंड है ना, वो तो बन ही सकते हैं। तो लिहाजा अगर ये फ़र्ज़ करे बन गए तो पता नहीं फिर किसी खिलाफ साजिश करेंगे कि उस तो उत्ते कितने जाना होएगा। बहरहाल शाह महमूद साहब की जो है ना सारी की सारी एक बनी बनाई जो उनके बारे में एक तासुर था कि यार ये बड़े बेहतर आदमी हैं और तरीके से बात करते हैं, बद तहजीबी नहीं करते, गुफ्तगू में बड़ा आप जनाब का ख्याल रखते हैं। आज बिलावल साहब ने वो सारे पर्दे चुकते हैं। उन्होंने बता दिया कि ये जिए भुट्टो का नारा भी लगाते रहे और ये आसफ जरदारी एक बारी फेर वाली बात बेनी जरदारी सब पे भारी वाली या अगली बारी फिर जरदारी है वो नारा भी लगाते रहे। लेकिन एक बात बिलावल साहब शायद बताना भूल गए, जो मैं शुरू में बता चुका हूँ, आपको फिर बता देता हूँ कि मर्द मोमन मर्द हक ज़ियाउल हक का नारा भी लगाते रहे। 85 की असम्बली में जब जनरल ज़िया साहब यहाँ पर पंजाब असम्बली के अंदर आए थे और पीपल्स पार्टी के उस वक़्त के एक MPA ने फैसलाबाद से थे, वो उन्होंने उठ के कहा था कि कोई बैंड मास्टर इस जगह पर नहीं बैठ सकता, तो फिर उस MPA को सार्जेंट एट आर्म्स के ज़रिए उठवा कर असम्बली से बाहर फेंकवा दिया गया था और फिर उनको पता नहीं कितने महीने वो कैद में भी रहे थे। तो उस वक्त जो इस ऑर्डर के ऊपर डेस्क बजा रहे थे और मर्द मोमन मर्द हक के नारे लगा रहे थे, वो सिर्फ नवाज शरीफ नहीं था, ये शाह महमूद साहब भी उनके साथ नारे लगाया करते थे। ये भी एक तरह ही हकीकत है। लेकिन बहरहाल सियासत है, सियासत में जब इंसान पार्टियां बदलता है और जब सियासतदान इधर से उधर जाते हैं और उधर से इधर आते हैं तो उसके बाद उनकी पिछले वालों के ख़िलाफ़ जो कुछ बोल रहे होते हैं हमायत में, वो इधर आके तो उनके ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान की सियासत का यही रंग है। लेकिन आज जब बिलावल तकरीर कर रहे थे तो शाह महमूद कुरैशी साहब का एक रंग आ रहा था तो एक जा रहा था। उसकी बहुत सारी और भी वजूहात हैं, वो फ़िलहाल मैं नहीं बताता, वो फिर कभी से। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।